महमूद गजनवी के बाद अगला तुर्की आक्रांता होता है मोहम्मद गौरी। महमूद गजनवी भी तुर्की आक्रांता था और उसके बाद अगला तुर्की आक्रांता होता मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का बड़ा भाई था गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम जिसने 1163 ईस्वी में 1163 ईस्वी में एक गौर रियासत को स्वतंत्र किया था। गौर रियासत को स्वतंत्र किया था 1163 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी का बड़ा भाई था गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने गौरी सियासत को स्वतंत्र कराया था, इसलिए इसका भाई मोहम्मद गौरी के नाम से जाना गया था। तो गौरी रियासत को सर्वप्रथम स्थापना करी थी, गौरी रियासत की सर्वप्रथम स्थापना करी थी गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम इसका भाई था। बिन साम का मतलब, बिन का मतलब होता सन ऑफ, बिन का मतलब होता सन ऑफ। हाँ, वर्तमान में भी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस वगैरह में आप देखेंगे तो बिन 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 कई बार लगा मिलेगा। तो ये बिन, इनका मतलब ये है इनके पिताजी, पिता का पिता, फिर पिता उनके बब्बा का पिता, मतलब ये पापा बाबा परबाबा सबके नाम लगा के बिन 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 लगाते जाते हैं। ठीक है, तो अर्थात बिन का मतलब ये सन ऑफ है। तो गौर रियासत को स्वतंत्र कराया था ये अफगानिस्तान में, गौर रियासत को स्वतंत्र कराया था गयासुद्दीन बिन साम ने। अगला इसका भाई होता है जिसका नाम होता है शहाबुद्दीन बिन साम। शहाबुद्दीन बिन साम इसका भाई होता है शहाबुद्दीन बिन साम। तो गयासुद्दीन बिन साम और शहाबुद्दीन बिन साम भाई हैं, तो दोनों साम के ही पुत्र होंगे, बिन साम। तो अगला शासक होता है शहाबुद्दीन बिन साम। शहाबुद्दीन बिन साम का पूरा नाम होता है शहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी बिन साम। इसका पूरा नाम होता है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम होता है शहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। गौरी क्यों कहलाता? ये गौर वंश का अगला शासक था, इसलिए इसने अपने आप को गौरी बोला था। मोहम्मद गौरी बिन साम, मोहम्मद गौरी बिन साम इसका पूरा नाम था। तो शहाबुद्दीन बिन साम अथवा मोहम्मद गौरी बिन साम अथवा मोहम्मद गौरी के नाम से इसी को जाना जाता। तो भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, क्योंकि ये अपना मोहम्मद गौरी ये अपने यहाँ पे सेनापतियों को छोड़ के और शासन सत्ता सौंप गए थे, भारत में एक साम्राज्य की स्थापना करके वापस चला गया था, गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश की स्थापना की थी, ये तुर्क लोग ही थे। तो भारत में वास्तविक तुर्क वंश का संस्थापक जो था, भारत में वास्तविक तुर्क वंश का संस्थापक था, वह कौन था? मोहम्मद गौरी भी था। इससे पहले महमूद गजनवी ने आक्रमण तो किया था, लेकिन उसने यहाँ पर सत्ता स्थापित नहीं करी थी। ये अपनी सत्ता को स्थापित कर जाता, अपने सेनापतियों के यहाँ छोड़ जाता है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तो गौरी रियासत को सबसे पहले स्वतंत्र किया था गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने, और उसका भाई था शहाबुद्दीन बिन साम। शहाबुद्दीन बिन साम को ही शहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी बिन साम के नाम से जाना गया। मोहम्मद गौरी क्योंकि ये गौर वंश का अगला शासक था, इसलिए मोहम्मद गौरी कहा गया। इसने भारत में वास्तविक तुर्क साम्राज्य की स्थापना करी थी। इसने भारत में वास्तविक तुर्क साम्राज्य की स्थापना करी थी। इसने भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किया था, वो 1175 में किया था। भारत में सर्वप्रथम इसका आक्रमण 1175 में था। 1175 में इसका जो आक्रमण था वह मुल्तान पर था। भारत में मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण था 1175 में, जो मुल्तान पर था। 1175 में मुल्तान पर था। 1178 में हुआ था जो सिंध में था। 1178 में इसका अगला आक्रमण सिंध में था। उस समय सिंध का शासक था मूलराज द्वितीय। सिंध का शासक था मूलराज द्वितीय, ऐसे कहना चाहिए भीम द्वितीय। तो 1175 में इसका पहला आक्रमण हुआ था, तो इसमें ये विजयी रहा था। 1178 में इसका अगला आक्रमण होता है तो इसकी पराजय हो जाती है। मूलराज द्वितीय से इसकी पराजय होती है। मूलराज द्वितीय, इसकी माँ होती है नायका देवी। इसकी माँ होती है नायका देवी। नायका देवी की सहायता से यह मोहम्मद गौरी को पराजित कर देता है। 1179 में पेशावर पर विजय प्राप्त करी थी और 1189 में भटिंडा पर विजय प्राप्त करी थी।
1191 में ये युद्ध करता है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी की दूसरी हार होती है। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की दूसरी हार होती है और ये युद्ध होता है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय कोई राय पिथौरा या दल पुंगुल भी कहा गया था। पृथ्वीराज तृतीय से इसकी हार होती है। अगली बार आक्रमण वो करता है 1192 में, फिर होता है तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 में। तराइन के प्रथम युद्ध में जब मोहम्मद गौरी हार जाता है तो अगली बार ये उसी दिन से लग जाता अपनी सेना को बढ़ाने और सेना को प्रशिक्षित करने में और अपनी सैन्य शक्ति को लगातार बढ़ाने में। लगातार 1 साल तक अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाता रहता है और बढ़ाने के बाद अगले साल फिर ये आक्रमण करता है तराइन के द्वितीय मैदान में, तराइन के द्वितीय युद्ध में फिर मैदान में आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद से ये बैर प्राप्त कर लेता है और संयुक्ता के साथ उसी समय इसकी शादी होती है। संयुक्ता से विवाह करने के तुरंत बाद इसे तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ना होता है। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार का मूल कारण ये था कि ये बिना किसी तैयारी के चला गया था। क्यों कि इससे पहले मोहम्मद गौरी को भारत में कई बार पराजित भी होना पड़ा था और कई बार यहाँ से छोटे मोटे साम्राज्यों पर विजय प्राप्त भी कर गया था। छोटे मोटे साम्राज्यों से पराजित हुआ था और छोटे मोटे साम्राज्यों पर विजय भी प्राप्त करी थी। इसने भी भारत पर, महमूद गजनवी ने भी भारत पर लगभग 17 से 18 बार आक्रमण किया और मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर लगभग 17 से 18 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मूल उद्देश्य था केवल धन लूटना, क्योंकि जो जितने भी भारत के उत्तरी सिरे अर्थात ये पामीर का पठार क्षेत्र, पामीर के पठार क्षेत्र में तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों में पठारी क्षेत्र है। यहाँ पर भी उपजाऊ भूमि बहुत कम थी तो इनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती थी, तो ये धन लूटने के लिए पड़ोसी देशों में आया करते थे। इसी प्रकार अरब खाड़ी के पड़ोसी देश जो शासक हुआ करते थे वो भी यहाँ पर केवल लूट मार करने के लिए आया करते थे, क्योंकि वहाँ भी भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर थी। ये समुद्र के किनारे के ये देश थे, अरब खाड़ी के देश। तो अरबी आया था मोहम्मद बिन कासिम, ये आया था भारत के पश्चिमी सिरे अरब की तरफ से आया था मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद भारत के उत्तरी सिरे से अर्थात पामीर के पठार के क्षेत्र में देखा जाए तो तुर्कमेनिस्तान वगैरह, तुर्कमेनिस्तान की वजह से इन्हें तुर्की साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। वहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और किर्गिस्तान, इन देशों पर तुर्क साम्राज्य था और गजनी वर्तमान में अफगानिस्तान का क्षेत्र है। तो यहाँ पर धन और एवं उपज बहुत कम हुआ करती थी, अतः ये धन लूटने के लिए और खाद्यान्न को लूटने के लिए पड़ोसी देशों में ये जाके आक्रमण करते थे, लूटपाट करते थे। तो हाँ, यहाँ पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया था। मोहम्मद बिन कासिम का पड़ोसी देशों में या भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था धन लूटना और मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। उसके बाद अगला आक्रमण होता है महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण करता है और मंदिरों पर लूट कर ले जाता है। 25 लाख दीनार की संपत्ति यहाँ लगती है उसके। अर्थात महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य होता है धन लूटना, और उसके बाद मोहम्मद गौरी का भारत पर कई बार आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य होता है यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने के लिए ये पराजित हो जाता है, लेकिन मुस्लिम साम्राज्य स्थापना नहीं कर पाता है। ये तराइन के प्रथम युद्ध में सन 1991 तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में पृथ्वीराज से पराजित हो जाता है। अच्छा, इसी समय ये तो अपनी सेना को सुसज्जित, प्रशिक्षित और शक्तिशाली बनाने में लग जाता है, और उसी समय इधर पृथ्वीराज चौहान और इधर इधर पृथ्वीराज चौहान संयुक्ता से अपना विवाह कर लेता है और राजा जयचंद से अपना विवाद बढ़ा लेता है। तो अब ये गुजरात में भी अपने दुश्मन पैदा कर लेता है, इंछनी से विवाह कर लेता है। इंछनी एक इसकी पत्नी थी। इसकी पत्नी 4-5 चर्चित थी जो पड़ोसी राजाओं से इसने प्राप्त करी थी, पड़ोसी राजाओं की बेटियों से विवाह किया था। एक यादवी शशिव्रता, एक थी इंछनी, एक थी संयोगिता, यादवी शशिव्रता, इंछनी, संयोगिता, और एक थी जाम्बवती, ये इसकी प्रमुख पत्नियां थीं। तो इसने गुजरात में भी अपना बैर प्राप्त कर लिया था इंछनी की वजह से, और इधर इसने राजा जयचंद से भी विवाद प्राप्त कर लिया था और अपनी सेना को मजबूत करने और प्रशिक्षित करने की तरफ ये ध्यान देना बंद कर दिया था। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। यहाँ पृथ्वीराज चौहान बिना किसी तैयारी के युद्ध करने चला जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर बंदी बना लिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है और कौन? गौरी की, यहाँ मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है। मोहम्मद गौरी की विजय होती है, पृथ्वीराज चौहान यहाँ पराजित हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है, ये बंदी बनाकर अपने गजनी ले जाता है।
बंदी बनाकर इसे पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले चला जाता है। पृथ्वीराज चौहान को गजनी अपने प्रदेश में ले जाता है। उसके बाद इसमें पृथ्वीराज चौहान के साथ जो द्वितीय युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के साथ द्वितीय जो उत्तरायण का युद्ध हुआ था, उसमें कन्नौज के शासक राजा जयचंद ने गौरी का साथ दिया था। किसने? राजा जयचंद ने गौरी का साथ दिया था। उत्तरायण के द्वितीय युद्ध में राजा जयचंद ने गौरी का साथ दिया था। अब एक साल बाद अर्थात 1192 के बाद, 1193 के बाद, फिर 1194 में चंदावर के युद्ध में, 1194 में चंदावर के युद्ध में गौरी राजा जयचंद को भी पराजित कर देता है। राजा जयचंद को भी पराजित कर देता है। भारत में काफ़ी लंबे साम्राज्य में अपना अधिकार जमा लेता है। लंबे साम्राज्य में अपना अधिकार जमाने के बाद यहाँ पर तुर्की सिक्कों का प्रचलन करता है। तुर्की सिक्कों का प्रचलन करता है। वह सिक्के हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक होते हैं। जो सिक्के होते हैं उन पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की तस्वीर, एक तरफ देवी लक्ष्मी तस्वीर और दूसरी तरफ अरबी कलमा गुदवाता है। एक तरफ लक्ष्मी जी और एक तरफ अरबी कलमा गुदवाता है। मोहम्मद गौरी के साथ 2 सेनापति भारत आए थे। मोहम्मद गौरी के साथ 2 सेनापति भारत आए थे। बख्तियार खिलजी, 2 सेनापति भारत आए थे, बख्तियार खिलजी और दूसरा था कुतुबुद्दीन ऐबक। बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक 2 सेनापति आए थे। तो बख्तियार खिलजी बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त का जो मुख्य श्रेय था वह बख्तियार खिलजी का था। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में दोनों को किला समझकर ध्वस्त किया था। 2 क्षेत्रों में विजय बख्तियार खिलजी द्वारा हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का दिल्ली क्षेत्र सौंप जाता है। दिल्ली क्षेत्र सौंपकर वापस चला जाता है और अगला शासक बनता है इसका गुलाम। ये गुलाम सेनापति था। अगला शासक बनता है भारत का, इसका गुलाम होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला शासक बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आगे देखेंगे हम गुलाम वंश।